नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। देश की बात अखबारों के साथ। तो आज सबसे पहले जो बात करते हैं, आज दरअसल हमारे जो सर्वदलीय पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो 30 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं, आज रवाना होंगे और उनकी पूरी तैयारी करा दी गई है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। विक्रम मिस्री ने उन लोगों को ब्रीफ किया है, डॉसियर्स दिए गए हैं जिन देशों में वो लोग जा रहे हैं उनके लिहाज से। तो एक इम्पॉर्टेंट है मामला, लेकिन जो बड़े सवाल हैं, दरअसल जो बात कही जा रही है वो करेंगे क्या जाकर के। वो वहाँ की गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, वो गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, थिंक टैंक से इंटरेक्ट करेंगे, एकेडमिक्स से इंटरेक्ट करेंगे, सिविल सोसाइटी से इंटरेक्ट करेंगे, मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भारत का जो व्यू पॉइंट है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जो पाकिस्तान, आतंकवाद और कश्मीर चूंकि अब दुनिया में खड़ा हो गया है वो इशू, इसलिए और क्षेत्रीय जो एक संतुलन की बात है, इन सब को लेकर के जो एक इम्पोर्टेंट एक कैंपेन, एक तरह से ये डिप्लोमेटिक कैंपेन इंडिया की तरफ से शुरू किया जा रहा है, जिसमें 7 टीमें जा रही हैं। और ये टीमें जिन देशों में जा रही हैं वहां वहां जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स और जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल क्लास है उससे, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, इस तरह के जो भी ग्रुप्स हैं उन सब से इंटरेक्ट करके और भारत का व्यू पॉइंट के प्रति एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 7 डेलीगेशंस हैं, दे आर मतलब एक तो इसमें एक उद्देश्य इन डेलीगेशंस का ये भी है कि पाकिस्तान का रोल जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में है और जो पहलगाम अटैक को लेकर के जिसमें कहा जा रहा है, भारत ने कहा है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका है, उसके जो भी एविडेंसेज हैं उन सबको प्रेजेंट करेंगे और इंटरनेशनल एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो, इसके लिए दबाव बनाने का काम भी किया जाएगा। जैसे इनको जो टीआरएफ जो ये ऑफशूट है इसका, लश्कर तैयबा का, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूएन के द्वारा घोषित किया जाए, इस तरह की चीजें, एक माहौल। और इसमें दरअसल 15 देश वो हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है। 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, 10 मेंबर्स हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। उनमें पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के पास इस समय चेयर है, तो पाकिस्तान को निकाल दे। तो इस तरह से 29 देशों की यात्रा हो रही है। जो मेन जैसा पहला ग्रुप है जो बैजंत पांडा के नेतृत्व में है, इसमें ये सऊदी अरबिया जाएगा, कुवैत जाएगा, बहरीन जाएगा, अल्जीरिया जाएगा। इसमें गुलाम नबी आजाद, असदुद्दीन ओवैसी, हर्ष श्रृंगला जो हैं वो रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं जहां तक मुझे याद पड़ता है। और इस ग्रुप का जो फोकस होगा वो होगा एंगेजिंग इस्लामिक नेशंस टू हाईलाइट पाकिस्तान टेरर लिंक्स, क्योंकि ये जो देश हैं सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, ये चारों इस्लामिक देश हैं। दूसरा ग्रुप जो रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में है, जो ब्रिटेन जाएगा, फ्रांस जाएगा, जर्मनी जाएगा, इटली, डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स, वहां भी जाएगा। इसके मेंबर हैं एमजे अकबर, पंकज सरन जो फॉर्मर एम्बेसडर टू रशिया। ये 3 ही मेंबर्स इसमें की मेंबर्स ये हैं, बाकी जो होंगे। फोकस इसका ये रहेगा कि यूरोपीय नेशंस जो ये हैं, खास तौर पे इसमें यूके और फ्रांस, ये दोनों तो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर्स है। तो ये दोनों, जर्मनी, अगर आप G7 देखें तो यूके आ गया, फ्रांस आ गया, जर्मनी आ गया, इटली आ गया, 4 तो G7 के देश हैं इसमें। तो ये, और डेनमार्क एंड EU, तो इनमें ये लोग जाएंगे, रविशंकर प्रसाद, एमजे अकबर, पंकज सरन, और ये इंडिया का जो अपना पक्ष है उसे रखने की यहाँ कोशिश करेंगे। फिर संजय कुमार झा जो जेडीयू के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व वाला ग्रुप जिसमें सलमान खुर्शीद हैं, यूसुफ पठान अब
इनकी जगह अभिषेक बनर्जी को रखा गया है एंड जॉन ब्रिटास जो सीपीएम के हैं, ये की मेंबर्स हैं इस ग्रुप के। और ये लोग जाएंगे जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। एक तरह से ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया, ये ग्रुप इन जगहों पर जाएगा। और इसका काम होगा, चूंकि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं दे आर अलाइंड विद चाइना, और जो बाकी दो देश इसमें बचते साउथ कोरिया और जापान, ये लोग अमेरिका के बहुत खास माने जाते हैं। साउथ कोरिया तो मिलिट्री वो भी है, और जापान का जो सिक्योरिटी का सारा मामला है वो अमेरिका ही संभालता रहा है। तो इस तरह से दो देश हैं जो अमेरिका के साथ अलाइन है। लेकिन नई परिस्थितियां जो बनती चली जा रही हैं, खासतौर पे ट्रेड टैरिफ को लेकर के, उसमें जापान और साउथ कोरिया कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ग्रुप 3 का जो काम होगा वो होगा चाइना के इन्फ्लुएंस वाले इलाके में जा करके और भारत के पक्ष को रखना और भारत के पक्ष में माहौल बनाना। लेट्स सी कि ये लोग क्या कर पाते हैं। संजय कुमार झा, इनमें कोई डिप्लोमेटिक योग्यता है, डिप्लोमेसी की योग्यता है, डोंट नो। लेकिन सलमान खुर्शीद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी में कोई ऐसी योग्यता है पता नहीं मुझे, बस उनकी योग्यता ये जरूर है कि वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। और जॉन ब्रिटास अच्छा बोलते हैं, सीपीएम के हैं, तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन एंड ईस्ट एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस वाले इलाके में ये ग्रुप जाएगा और वहां भारत का इन्फ्लुएंस स्थापित करने की कोशिश करेगा। फिर ग्रुप नंबर 4 जो है वो श्रीकांत एकनाथ शिंदे, जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनके नेतृत्व में जा रहा है। इनकी जो सबसे बड़ी जो श्रीकांत एकनाथ शिंदे की जो सबसे बड़ी खासियत है, विशेषता है, जो इनका प्लस पॉइंट है, वो एकनाथ शिंदे का बेटा होना है। ये जाएंगे यूएई, लाइबेरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सियरा लोन, इन जगहों पर। और इसमें हैं मोहम्मद बशीर जो इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के मेंबर हैं, और सस्मित पात्रा जो बीजेडी के मेंबर हैं, ये राज्यसभा के हैं। तो ये लोग वेस्ट एशिया और अफ्रीकन नेशंस में, इसमें दरअसल कांगो, सियरा लोन जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वाले देश हो जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और यहाँ पर ये फोकस इनका यही होगा कि भाई भारत का पक्ष। और इनमें से बहुत सारे जो देश हैं, जैसे यूएई हो गया, यूएई तो इस्लामी उसका एक बड़ा प्रमुख देश है और अमेरिका का खास भी है, तो इस लिहाज से भी इसे देखने की जरूरत है। ग्रुप 5 जो है वो शशि थरूर के नेतृत्व वाला है एंड इट विल ट्रेवल टू यूनाइटेड स्टेट्स, पनामा, गुयाना, ब्राजील एंड कोलंबिया, यानी नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके कंट्रीज में ट्रेवल करेगा। इसमें तेजस्वी सूर्या हैं बीजेपी के, सांभवी चौधरी जो अशोक, जिनकी एकमात्र क्वालिफिकेशन अभी तक मानी जाए तो वो अशोक चौधरी जो जेडीयू के नेता हैं, पहले कांग्रेसी रहे हैं, बाद में उन्होंने दल बदल कर लिया था सत्ता के चलते, उनकी बेटी हैं। मिलिंद देवड़ा शिवसेना से, ये पहले कांग्रेस के थे, अब शिवसेना में हैं। और तरनजीत सिंह संधू, ये अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। ये लोग वहां जा रहे हैं एंड दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं कि शशि थरूर इसमें है, और दूसरा इसमें तरनजीत सिंह संधू का होना, इससे ये टीम बहुत मजबूत हो जाती है। एक्सप्लेनिंग ऑफ ये तो दरअसल वो है, यहाँ पर यही जगहें हैं यूनाइटेड स्टेट्स, खास तौर पर देखें। यहाँ एक चीज और देखने की जरूरत, जो पनामा, गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया, ये जो है या तो कैरेबियन है या लैटिन अमेरिका के देश हैं। पिछले दिनों जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान के साथ, उसी दौरान आपको मैं याद दिला दूं कि चाइना में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के 30 देशों का सम्मेलन शी जिनपिंग कर रहे थे, जिनमें ये सब देश शामिल थे। और ब्राजील तो चूंकि ब्रिक्स की मेंबरशिप, उसके प्रेसिडेंटशिप उसके पास है, तो ब्राजील इस समय एक मजबूत स्तंभ के तौर पर दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका के सामने
खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो और अमेरिका के सामने खड़ा हुआ दिखाई देने का मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका के खिलाफ या भारत के साथ है। दरअसल जब वो इस उसमें खड़ा दिखाई देता है तो इसका तात्पर्य ये है कि चाइना की तरफ कहीं ना कहीं चीजें झुकी हुई हैं। तो ये और यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर के तमाम तरह की भ्रांतियां, वहां के प्रेसिडेंट ने जिस तरह के बयान दिए, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने जिस तरह के बयान दिए, मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव हैं, उन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने जो बयान दिए, उन सबके और लगातार भारत सरकार की तरफ से जब जो बात कही जा रही थी उसको, जैसे अगर कहा गया किसी ने इसे इसके बीच में किसी ने ब्रोकरिंग नहीं की है, किसी ने मध्यस्थता नहीं की है जो सीज फायर हुआ है, तो उसी समय ट्रंप का बयान आ जाता था कि भाई मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा अच्छा काम कर दिया ये करके। अगर ये कहा जाए कि ट्रेड का कोई रिलेशन नहीं है, ट्रंप ने कहा, दोबारा कह दिया कि ट्रेड, हमने कहा ट्रेड नहीं करेंगे और दोनों देश लाइन पर आ गए। तो इस तरह की जो बातें हुई हैं, इसके अलावा कश्मीर इशू को ला देना, इसके अलावा अमेरिका के साथ हाइफनेट कर देने का काम जो अमेरिका ने किया है, तो सबसे बड़ा चैलेंज इस टीम के सामने है। अब दरअसल नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिर इनके चैलेंजेस पर एक बार बात करेंगे। तो और जो सिक्स्थ ग्रुप है वो कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में है। इनकी भी जो सबसे बड़ी योग्यता है वो है करुणानिधि की बेटी होना। इनके ग्रुप में अल्ताफ अहमद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद, मंजीव एस पुरी ये डिप्लोमेट हैं, और जावेद अशरफ ये भी डिप्लोमेट हैं। ये लोग मोटे तौर पर, और ये जा रहे हैं एक तरह से ईस्टर्न यूरोप, स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लाटविया, रशिया। रशिया यूरेशिया की देश हो गया। रशिया में दरअसल यहाँ भी एक बड़ी बात यह है कि पुतिन की तरफ से भी जो सपोर्ट भारत को मिलना चाहिए था, जिस तरह के सपोर्ट की उम्मीद भारत कर रहा था, वो सपोर्ट भारत को नहीं मिला। तो इनको दरअसल सबके पास वही टारगेट है। और ग्रुप 7 है सुप्रिया सुले। सुप्रिया सुले जो है वो एनसीपी शरद पवार की बेटी हैं। इनकी भी काबिलियत यही है कि शरद पवार की सबसे बड़ी काबिलियत यही है कि शरद पवार की बेटी हैं। और पॉलिटिकल उसमें अगर आप देखें तो ये दोनों, कनिमोझी और सुप्रिया सुले, कनिमोझी की जो पार्टी है डीएमके, हालांकि वो पिछले कई सालों से मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन वो ये नहीं भूला जाना चाहिए कि डीएमके पहले भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में भी रह चुकी है। और उसी तरह से सुप्रिया सुले को अगर देखें तो एनसीपी में जिस तरह की बातें चल रही हैं शरद पवार और अजित पवार को लेकर के, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कभी भी दोनों पार्टियों का मर्जर हो सकता है। शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, अजित पवार के पास 1 सांसद है, तो 9 सांसदों की पार्टी बन जाएगी जो एक बड़ी पार्टी होगी। और अगर उसे सिर्फ महाराष्ट्र में देखें तो 9 सांसद की पार्टी का मतलब ये हुआ, 9 सांसदों की पार्टी का मतलब ये हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी के बराबर की पार्टी हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को इस समय मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी कोई भी चीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के में फायदा उठाने के लिहाज से ही करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हितों की बात हो। वो हमेशा इस तरह की पॉलिटिक्स रहती है कि उसमें डोमेस्टिक एंगल रहता ही है कि उससे भारतीय जनता पार्टी को कैसे फायदा हो, कैसे प्रधानमंत्री मोदी को फायदा हो। आप कहेंगे इस प्रतिनिधिमंडल भेजने में क्या है? दरअसल इन प्रतिनिधिमंडल में जो चयन हुए हैं ये 2 पार्टियां, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन पार्टियों में ये संभावना है कि ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दें, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो ये छठी बात हो। 7वें की बात करें, सुप्रिया सुले वाला, ये जाएगा इजिप्ट, कतर, इथियोपिया एंड साउथ अफ्रीका। और इसमें साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जो आप कह सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं खड़ा हुआ,
इनमें जो लोग साथ में हैं वो मनीष तिवारी हैं, आनंद शर्मा है, अनुराग ठाकुर है, सैयद अकबरुद्दीन है। अकबरुद्दीन यूनाइटेड नेशंस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं और बहुत फाइन फॉरेन सर्विसेज के फाइन ऑफिसर माने जाते हैं, फाइन डिप्लोमेट्स में से इनकी गिनती होती है। आनंद शर्मा विदेश मंत्री रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर बड़बोले मंत्री हैं, वो पता उनकी सबसे खास बात यह है जो गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज उनकी जो सबसे विशेष योग्यता है वो यही है और खास तौर पे वो जाने जाते हैं देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को नारा लगवाने के लिए। तो खैर ये जाएगी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट। अब ये डेलीगेशंस में कुल मिला के 59 मेंबर्स हैं और 31 जो हैं वो एनडीए से हैं, 20 अपोजिशन पार्टी से और 8 जो हैं वो फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं। इसके अलावा 5 से हर ग्रुप में 5 से 8 एमपीज हैं जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स और उनके साथ एक फॉर्मर डिप्लोमेट भी लगाया गया है। तो ये पूरी तैयारी की गई है और पाकिस्तान ने दरअसल इसके जवाब में क्या किया है, उसने अपना पीस डेलीगेशन नाम दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में, जिसके साथ हिना रब्बानी, हिना खार रब्बानी जो उनकी विदेश मंत्री रह चुकी हैं, ये दोनों लोग लीड करेंगे और ये जाएंगे कई देशों की यात्रा पर। अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, सब जगह ये लोग जाएंगे और वहां पर अपने पाकिस्तान का पक्ष रखने की कोशिश रखेंगे और भारत जो कहने जा रहा है, जो बात कह रहा है, उसकी काट प्रस्तुत करेंगे ये लोग। खैर, तो हमारे यहाँ का जो ये पूरा जो डेलीगेशन जा रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने का काम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू कर रहे हैं और मतलब इन्होंने ही इसके गठन में सारी चीजें पूरा फैसिलिटेट करने का काम यही कर रहे हैं। अब सवाल ये है, बड़ा सवाल, कि ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप क्या ये ग्रुप जो है वो उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से चीजें बदली हैं पिछले दिनों, इस पर एक निगाह डालना बहुत हमें लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों के लिए जरूरी होगा। वो जानना भी चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस, क्या चीजें बदली हैं, कि बदली हुई चीजों में इन ग्रुप्स को कैसे काम करना होगा, ये देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मैं मोटे तौर पर 2-3 चीजों की बात करूंगा। एक तो ये कि जो साउथ एशिया या भारत पाकिस्तान अभी तक द्विपक्षीय मामला दिखता था, अब इस पूरे प्रकरण में या पूरे संघर्ष में ये बायलैटरल नहीं रह गया, ये ट्राइलैटरल हो गया है। अगर आप देखें फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज, इसमें अब चाइना की भी भूमिका आ गई है और दरअसल ट्राइलैटरल इस तरह से भी हो गया है। इसके अलावा जो एक और तरह से तीन कोण इसके हैं, एक तो अमेरिका की जो पॉलिसी दिखाई दी, चीन की भूमिका और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी, इन तीनों को भी अगर जोड़ें तो ये 3 एंगल्स जो हैं, ये इसकी यहाँ की जो एक तरह से साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स के तौर पर जो तस्वीर है, उस तस्वीर को पहले के मुकाबले खासा इसमें बदलाव लाती हुई ये तीनों फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जो इंडो पाकिस्तान का मामला था, इंडिया पाकिस्तान, अब उसमें चाइना भी जुड़ गया। तो सबसे बड़ी चीज तो यही हुई है। और चीन की भूमिका जो है वो बहुत, जैसे सीपीईसी है, इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं और जो मिलिट्री जो सौदे हैं, जो मिलिट्री सप्लाई उसकी है पाकिस्तान को, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और अमेरिका ने हाइफनेट कर दिया है दरअसल भारत पाकिस्तान को फिर से, जो पिछले 25 साल या 22 साल के अथक प्रयासों के बाद, वाजपेयी जी के समय ये प्रयास शुरू हुआ था, जिसे मनमोहन सिंह ने पूरी तरह से सिरे पे चढ़ाया और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले 5-8 सालों में तो इसी डायरेक्शन में काम किया कि हाइफनेट ना हो। लेकिन उसके बाद की जो पॉलिसीज रही, उसमें हुआ ये कि अब अमेरिका ने खुल करके इस 22 अप्रैल के बाद, या आप कहें जो 4 दिन का संघर्ष रहा है और
7 मई के बाद से लगातार अमेरिका ने ये कोशिश की है कि भारत पाकिस्तान बहुत मजबूत तरीके से हाइफनेट हो जाए फिर से। और आप इसका असर ये देखेंगे दुनिया के अखबारों में, और जो जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी बातचीत में भारत पाकिस्तान हाइफनेट होकर के ही आते हैं। तो ये, और इससे हुआ क्या, जो चैलेंज सबसे बड़ा है कि हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जिसे इंडिपेंडेंट कहते थे, ऑटोनॉमस कहते थे, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और हमारी जो रीजनल स्थिति है हमारे रीजन में, साउथ एशिया में, उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मामला है। इसके अलावा क्या है, जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के भी एक बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती इन प्रतिनिधिमंडलों की होगी। उसकी वजह यह है कि जल विवाद, मतलब पानी को हथियार बनाना, ये बहुत बहुत सीरियस एस्केलेशन माना जा सकता है। और जिस तरह की, चूंकि अपने यहाँ अपने देश में जो भारतीय जनता पार्टी इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरह से प्रस्तुत कर रही है, अभी आपने देखा होगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये जवाहरलाल नेहरू ने हमारा पानी सब दे दिया। ये लोग दरअसल हमें लगता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स का काम होना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट तरीके से जनता को एजुकेट करना और जनता को सही सही जानकारी से लैस करना, उसके ठीक उल्टा काम किया जा रहा है। वो लोग एक प्रोपेगेंडा से जनता को लैस कर रहे हैं, जनता को सही जानकारी और जनता के बीच में एक पर्दे के तौर पर प्रोपेगेंडा को डालने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में तो ये चीजें नहीं चलेंगी। जब आप बातचीत के लिए जाएंगे, अपना पक्ष रखने के लिए जाएंगे, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है और इसको लेकर के जो विवाद इस समय चल रहा है, जिस तरह से इंडिया हैज केप्ट इट ऑन अबेयंस, तो उसके चलते इस पर भी बात करनी जरूरी होगी। अब कई सवाल उठते हैं, जिन सवालों के जवाब क्या ये जब 10 दिन के बाद प्रतिनिधिमंडल लौट के आएंगे तो इन सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। पहला सवाल, मैं ये सवाल रख रहा हूं, क्या अब भारत पाकिस्तान टकराव कभी भी चीन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी के बिना संभव है? दूसरा सवाल, एक और मेरा सवाल है उससे पहले कि चीन क्यों नहीं किसी को भेजा गया? चीन भी भेजा जाना चाहिए था, टर्की भी भेजा जाना चाहिए था। ना टर्की किसी को भेजा गया, ना चीन किसी को भेजा गया, ना अजरबैजान किसी को भेजा गया। इन जगहों पर जाना ही चाहिए था। खैर, तो और दूसरा ये, क्या अमेरिका और पश्चिम देश इतनी सब यात्रा करने के बाद, या जिन देशों की यात्रा हो रही है, क्या वो फिर से भारत को डिहाइफनेट करेंगे पाकिस्तान से? ये बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जब ये लौट करके आएगा प्रतिनिधिमंडल, क्या तब भी हमारा जो स्टैंड है वो यही स्टैंड बना रहेगा, या इस स्टैंड में कहीं कोई लचीलापन आएगा, या पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी? इसके अलावा एक ये चीन से ये प्रतिनिधिमंडल लौटने के बाद चीन को लेकर के हमारा रुख क्या रहेगा? चीन के साथ, चीन हमारा, जैसे ये कहा जाता है कि अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, मैं मानता हूं कि चीन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि चीन से हम $100 बिलियन के आसपास का आयात करते हैं। और लगभग जितना अमेरिका के साथ ट्रेड होता है, लगभग उतना ही ट्रेड हमारा चीन के पास है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा। 1-2 साल पहले चीन नंबर 1 पार्टनर था हमारा। तो चीन एक बड़ा ट्रेड के मामले में और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भारत सरकार चीन की तरफ देख रही थी कि आने वाले दिनों में चीन की तरफ से इन्वेस्टमेंट लाया जाए, क्योंकि चीन हमारे यहां से हर साल $100 बिलियन ले जाता है। तो $100 बिलियन ले जाता है, तो उसका कुछ फायदा भारत में भी लौटा के कुछ पैसा लगाए। और इसके चलते जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं चाइना के, उन कॉरपोरेशन से उम्मीद की जा रही थी, या इस तरह कोशिश की जा रही थी कि वो यहाँ पर सब्सिडी डाल के अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगाएं। BYD वगैरह का भी इस तरह का मामला था। लेकिन अब क्या होगा, किस तरह से इस पूरे एक तरफ अमेरिका के साथ जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो बहुत पॉजिटिव, धनात्मक नहीं दिखाई दे रही हैं,
और दूसरी तरफ अगर चीन जो हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल हमारी हजारों किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है, हमारा सीमा विवाद भी है जिसको निपटाने का बात चल रही थी लगातार, और साथ में वो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मिलिट्री पार्टनर है, मिलिट्री जो सामान और असबाब है वो सब सप्लाई करता है पाकिस्तान को ट्रेनिंग देता है, पाकिस्तान को जो उसका सैटेलाइट का सिस्टम है पूरा 45 सैटेलाइट्स का, उसको एक्सेस दे रखी है। हमारे पास तो उतना बड़ा सिस्टम है ही नहीं, हमारे पास 10 सैटेलाइट या 7 सैटेलाइट का सिस्टम है अपना। अमेरिका के पास 31 सैटेलाइट का है, जीपीएस जिसे बोलते हैं, लेकिन उसने 45 सैटेलाइट्स का पूरा सपोर्ट पाकिस्तान को दे रखा है। इन सब चीजों के, और सीपीईसी जो है वो तो है ही, इन सब चीजों के मद्देनजर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत महत्वपूर्ण भी होगा कि जब ये डेलीगेशंस लौट के आएंगे तो चीन को लेकर के हमारी सरकार का रवैया क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक ये बात हुई, अब एक बात और करते हैं। एक तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर के एक खबर मेरी निगाह में पड़ी। वो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जेई 2025 के स्कोर में मैनिपुलेशन का मामला की सुनवाई हो रही है, और उसमें ये कहा गया कि जो स्कोर कार्ड है, बच्चों ने कहा कि शुरू में जो स्कोर कार्ड अपलोड किए गए थे वो स्कोर कार्ड हटा लिए गए और बाद में मैनिपुलेटेड स्कोर कार्ड अपलोड किए गए हैं। इसको लेकर के हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में एक सिंगल जज की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, और इसमें जो ये सिंगल जज बेंच जो है वो जस्टिस विकास महाजन की बेंच है। तो इसने जो ये स्कोर कार्ड है इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए, सबसे मजेदार बात यह है कि जो जांच एजेंसीज हैं वो एजेंसीज सब हाथ खड़ी कर रही, कोई कह रहा मैंडेट नहीं है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कह रहा हमारे पास काबिलियत नहीं है। तो अंततोगत्वा अब जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी एनसीएफएल से कहा है कि इस मामले को फटाफट इसका इन्वेस्टिगेशन करे और इसकी रिपोर्ट फाइल करे, क्योंकि 2 जून को जेई का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले इस मामले को मतलब इस मामले की सुनवाई हो जानी है और इस पर फैसला देना है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जेई जैसा जो अभी नीट में पिछले साल बहुत हल्ला मचा, सब लोगों ने देखा कि कैसे क्या हुआ, अभी तक मामले चल रहे हैं, लेकिन उसमें अभी तक जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो एनटीए के चेयरमैन हो या और लोग हों, उन पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। और दूसरी तरफ जेई में भी इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो ये बड़ी, अगर हमारे बच्चों के एडमिशन का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की सैंक्टिटी अगर बरकरार नहीं रहती है, कहीं कंप्रोमाइज होती है वो प्रक्रिया, तो ये बड़ा खतरनाक इशारा है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। ये सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर लीक हो गया और पेपर लीक नहीं हुआ और किसी को मैनिपुलेट करके नंबर बढ़ा दिए गए, नहीं बढ़ाए गए, किसी सेंटर पे मास नकल हो गई, ये मामला इतना नहीं है। ये मामला दरअसल आने वाली पीढ़ियों को तैयार करने का भी है। तो ये आज ये भले हल्का लग सकता है, लेकिन आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब ये लोग जो इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो कंप्रोमाइज्ड हों और कंप्रोमाइज तरीकों से, मतलब जो इसके जरिए जो लोग वहां पहुंचे होंगे, जिम्मेदार पदों पर पहुंचेंगे, तो जब जिम्मेदार जगहों पर वो लोग होंगे तो किस तरह की चीजें होंगी, ये इमेजिन करिए। ये एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, वो खबर है दरअसल अली खान की, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 7 दिन की सोनीपत की अदालत ने 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, और पूरे देश में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर के जबरदस्त तरीके से उनके सपोर्ट में एकेडमिक दुनिया के लोग, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट
बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और बहुत सारे अखबारों में एडिटोरियल्स भी उनको लेकर के आए हैं। प्रोफेसर अली खान के बारे में जो इस समय प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या उनके इकोसिस्टम की तरफ से, वो ये किया जा रहा है कि उनके जो बाप दादे थे वो मुस्लिम लीग के समर्थक थे, पाकिस्तान चले गए थे, पाकिस्तान को पैसा देते थे। ये सब बातें कही जा रही हैं और ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी या आप कहें कि जो राइट विंगर्स हैं उनका एक काम करने का ये उनका काम करने का तरीका होता है कि वो हमेशा जब आप पर कोई चीज नहीं मिलेगी, उनके पास कोई तर्क नहीं होगा, कोई तथ्य नहीं होगा, तो वो आए बाएं शाएं इधर उधर की बात करेंगे। वो कहेंगे साहब इनके दादे जो हैं ऐसे थे, ये बताइए ये कोट क्यों पहनते हैं। जैसे हमें यहाँ लोग कहेंगे कि साहब ये कोट काहे पहने हुए हैं। अरे कोट पहने हुए मेरा मन, मुझे अच्छा लगता है तो पहने हुए हूँ, किसी के पेट में क्यों दर्द होना। ये इस तरह का और ये मेंटालिटी है दरअसल, ये मेंटालिटी के साथ साथ स्ट्रेटजी भी है। तो भारतीय जनता पार्टी उनको ले या उसका इकोसिस्टम इनको लेकर के तमाम तरह की बातें फैला रहे हैं। इसमें कोई मतलब इसमें पूरी सच्चाई है कि उनके बाप दादे जो थे, बाप नहीं उनके दादे जो थे वो पाकिस्तान के समर्थक थे, जिन्ना के बहुत खास थे और पाकिस्तान गए थे बहुत सारे, लेकिन उनके जो पिता थे वो नहीं गए थे, ये भी सच्चाई है। वो यहीं रहे और बाद में कांग्रेस के विधायक भी रहे और ये खुद जो ये सज्जन है ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे और खासे पढ़े लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं। और लेकिन सवाल ये कि ये पढ़े लिखे होते या ना होते, ये अली खान होते या अली खान महमूदाबाद होते या ये अली खान हैदराबाद होते, ये अली खान ना होते कोई पासवान होते, कोई तिवारी होते, कोई मिश्रा होते, कोई यादव होते, कोई वर्मा होते, कुछ भी होते, ये जिन चीजों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो चीजें क्या डेमोक्रेसी में उनको अलाउ किया जाना चाहिए, क्वेश्चन ये है। और दरअसल ये पूरा मामला जो है वो इस चीज के सामने रख करके देखिए कि मध्य प्रदेश का मंत्री जिसने हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा, वो बाहर घूम रहा है, उस पर एफआईआर करने के लिए हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ता है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं जमा उसके लिए कि साहब एफआईआर क्वैश कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट उनको कहता तुम घड़ियाली हाँसू बहा रहे हो, इस तरह के कमेंट करता है और साथ में एक एसआईटी भी गठित कर देता है उनकी जांच के लिए। और दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को जो सोफिया कुरैशी के साथ खड़ा होता है, जो ये कहता है कि ये बहुत अच्छी ऑप्टिक्स थी, लेकिन इस ऑप्टिक्स के साथ जमीन पर जो चीजें हो रही हैं उनको भी सुधारने की जरूरत है, तो उस पर यह कहा जाता है कि ये साहब भारत की सॉवरेनिटी को खतरा है, इससे यहां सांप्रदायिक वैमनस्य फैल जाएगा। अगर कोई कहता है इस देश में मुसलमानों की लिंचिंग हुई और लिंचिंग पर भी बात होनी चाहिए, तो इससे सांप्रदायिक वैमनस्य फैल जाएगा। लेकिन लिंचिंग करना और प्रधानमंत्री समेत बड़े बड़े नेताओं को राजस्थान के चुनाव में जिस तरह से कन्हैयालाल वाले मामले में जो टेलर था उसका जो हत्या हुई थी, नृशंस हत्या हुई थी, उसको लेकर के झूठ बोलना और पूरा मामला एक क्रिएट करना सांप्रदायिक, वो सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि अखलाक को गलत मारा गया था, ये इस देश में नहीं होना चाहिए, तो इससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़क जाती हैं, इससे सांप्रदायिकता फैलती है। अगर कोई कहे कि साहब रेल में एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के सिपाही ने पैसेंजर लिस्ट देख करके नाम चुन करके धर्म चुन करके लोगों को गोली मार दी चलती ट्रेन में, आरपीएफ का सिपाही जिस पर लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, तो अगर हम उस पर सवाल खड़ा करें कि ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी प्रवृत्ति क्यों आ रही है, तो ये सांप्रदायिक भावनाएं पैदा करने की बात होगी क्या? पहलू खान की बात करें तो क्या ये सांप्रदायिक भावनाएं फैलाने की बात हो जाएगी?
अगर हम उसकी बात करें जो हरियाणा में अभी आपको याद होगा, एक 20-21 साल के नौजवान को, 22 साल के नौजवान को दौड़ा करके उसका मर्डर कर दिया गया, और मर्डर करने वाले ने बाद में कहा, जो किसी गौ सेवक और गौ रक्षक दल का मेंबर था, उसने बाद में कहा मुझे नहीं पता था कि ये ब्राह्मण है और हिंदू है, मैं तो मुसलमान समझ रहा था। अगर हम ये बात कहें तो क्या ये सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात है? और क्या ऐसा कहने पर एफआईआर होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए? ये सवाल है। और एक चीज और शुरू हो गई है अली खान, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये होगा कि देखना होगा सुप्रीम कोर्ट जो सुन रहा है विजय शाह के मामले को भी, और वही सुप्रीम कोर्ट अली खान के मामले को सुनवाई करेगा। इसमें अली खान के मामले में उसके ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, उसकी टिप्पणियां क्या होती, ये बहुत ही देखने वाली बात होगी, बहुत दिलचस्प बात होगी। और ये समझने में भी आसानी होगी कि हमारी जुडिशरी भी किस तरह से, किस डायरेक्शन में, या क्या दबाव में है या नहीं, क्योंकि दबाव बनाने की तो लगातार कोशिशें हो रही। एक जो जुडिशरी की बात हुई, तो एक बात और कहें, एक बात और बताएं कि चीफ जस्टिस ने एक काम और किया है कि जो जुडिशियल सर्विसेज हैं, जिसमें लोअर जुडिशरी की भर्तियां होती हैं, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि 3 साल का अनुभव वकालत का होना जरूरी होगा। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो लोग आ जाते हैं और जुडिशियल सर्विस में आ जाते हैं, उनको कोई कोर्ट की जो कानून की जो व्यवहारिक जानकारी है, वो सब होती ही नहीं है। उसके चलते बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो प्रोसेस में चल रही हैं उन परीक्षाओं में तो वैसे ही होगा, लेकिन ऐसी खबर आई है कि इनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि वो इन परीक्षाओं के लिए 3 साल की मतलब एक तरह से लीगल प्रैक्टिस कोर्ट की, वो जरूरी होगी, ये कहा गया। तो एक इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा इससे शेयर करें। तो आज दरअसल जो सबसे बड़ी चीजें हैं, 2 बड़ी चीजें, वक्फ पर मैंने कल बात भी की थी कि वक्फ एक्ट पर जो सुनवाई चल रही है उसमें क्या होता है, उस पर सबकी निगाहें हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने क्या ऑब्जर्वेशंस देता है, क्या निर्देश देता है, क्या होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। और हाँ, यदि आपको हमारी बातचीत अच्छी लगी तो कृपया इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, और हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी मेंबरशिप लीजिए। आप ऐसा करेंगे तो आप अनब्रेकिंग को ताकत देंगे और हमें अच्छा लगेगा। इसी के साथ यह आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। नमस्कार। जय हिंद।